हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। मित्रों, सीए इंटरमीडिएट का कोर्स है आपका, उसमें पेपर नंबर 6 भी है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसकी पढ़ाई हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दी है। स्टडी मटेरियल हम यूज़ करते हैं हमारे प्यारे प्यारे ICAI ने जो इशू किया है वो वाला। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात मैंने इसके पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर लिंक शेयर कर दी है, जहां से आप ये जो एनोटेटेड यानी जो मेरा मार्किंग किया हुआ स्टडी मटेरियल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डू चेक द डिस्क्रिप्शन, और इसके पहले वाले वीडियो पे अगर जाओगे तो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हो, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। चलो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं। हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1.5 की पढ़ाई शुरू की है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट, उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं: विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट का बेसिक मीनिंग हमने पढ़ लिया है। उसके बाद मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है डिस्कशन करके। उसके बाद सबसे पहला कंपोनेंट जो है विजन वाला, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट विच इज मिशन। आ जाओ, सबसे पहले मिशन का बेसिक मीनिंग, या आप ऐसा कह सकते हो कि डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मिशन क्या कहता है, मिशन का मतलब क्या है, मिशन क्या होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। मिशन मिशन delineates the firm's business, its goals and ways to reach the goal। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मिशन क्या करता है, डेलिनिएट करता है, यानी वो सबके सामने प्रस्तुत करता है, स्प्रेड करता है। क्या स्प्रेड करता है कि भाई साहब हमारी फर्म का बिजनेस क्या है, कौन से प्रोडक्ट है, कौन से सर्विस है, कौन से सेक्टर में काम करता है। उसके बाद में एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है। फिर आप देखोगे अगर सर्विस सेक्टर में तो IT सेक्टर में है, फाइनेंशियल सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, फूड इंडस्ट्री में काम करता है, किस तरीके का आपका बिजनेस है। उसके बाद बिजनेस के गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, दोनों बातें। एंड तीसरी बात मिशन स्टेटमेंट बताता है वेज टू रीच द गोल्स। मिशन क्या करता है, डेलिनिएट करता है। क्या डेलिनिएट करता है भाई साहब, पहली बात फर्म का बिजनेस क्या है, दूसरी बात इट्स गोल्स यानी बिजनेस के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, एंड तीसरी बात बताता है मिशन स्टेटमेंट हमें हम अपने गोल्स को अचीव कैसे करेंगे, हमारा रास्ता क्या होने वाला है। ये बातें आपको मिशन स्टेटमेंट बताता है। उसके बाद इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी। और इंपॉर्टेंट क्या बताता है भाई साहब मिशन स्टेटमेंट, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म इन द सोसाइटी। हमारा बिजनेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस धरती पर, इस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों करती है, उसका लॉजिकल रीजन बताता है मिशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इट इज डिजाइन्ड to help potential shareholders and investors understand the purpose of the firm। जब भी कोई इन्वेस्टर होगा, जो भी कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर होगा, जो आपके आइदर डायरेक्टली आपको कैपिटल इक्विटी के बदले में प्रोवाइड करेगा या फिर लिस्टेड सिक्योरिटीज आपकी स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेगा, ऐसे दो प्रकार के आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो भाई साहब एक इनिशियल रिसर्च कोई भी इन्वेस्टर आपको पैसा देने के पहले करेगा, ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म करेगा। तो वो क्या देखेगा, आपका विजन, मिशन, गोल स्टेटमेंट देखेगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा, आपकी वेबसाइट देखेगा, आपका पास्ट परफॉर्मेंस देखेगा, आप एग्जिस्टिंग क्या करना चाहते हो, यानी पूरा का पूरा 360 डिग्री आपकी छानबीन करने की कोशिश करेगा। उसके बेसिस के ऊपर जो फैक्ट्स उस इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने आते हैं, उन फैक्ट्स को कंसिडर करके वो अपना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाला डिसीजन फाइनलाइज करेगा। ठीक है, तो मिशन स्टेटमेंट एक इन्वेस्टर को किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके मदद करता है डिसीजन मेकिंग में। मिशन स्टेटमेंट इज डिजाइन टू हेल्प पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, यानी एक बिजनेसमैन को, हमने देखा था ना यहाँ पे इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, हमने क्या देखा था, इसेंशियल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन, उसमें हमने एक टर्म देखा था इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब भी आप मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करोगे, आपको अपना इंटेलिजेंस यूज करना है, बुद्धि यूज करनी है। आप किस तरीके से डिजाइन करोगे अपना मिशन स्टेटमेंट, कि आपके जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स है या फिर इन्वेस्टर्स है जो आपको आपके बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं, टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द फर्म। पर्पस में क्या क्या रहेगा, फर्म का बिजनेस क्या है, गोल्स क्या है, किस तरीके से गोल्स को अचीव किया जाता है, और बिजनेस
सोसाइटी में एग्जिस्ट क्यों करता है। ये सारी बातें आपके पोटेंशियल शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी के साथ समझनी चाहिए जब वो आपका मिशन स्टेटमेंट पढ़े। ठीक है, इस तरीके से आपको ड्राफ्ट करना है। अ मिशन स्टेटमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई वॉट बिजनेस द फर्म अंडरटेक्स, यानी मिशन स्टेटमेंट में क्लियरली बताया जाता है कि भाई साहब फर्म का बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट बेचता है, प्रोडक्ट सर्विस बेचता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, किस तरीके का आपका नेचर है, काम है, मार्केट्स क्या होता है, सारी बातें मिशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। देन इट डिफाइंस द प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस एंड रोल इन द सोसाइटी। फिर से देखो, मिशन स्टेटमेंट में 4 बातें इंपॉर्टेंट है, वो होनी ही चाहिए। मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस, अरे हाइलाइटर का कलर चेंज कर मेरे भाई, 4 बातें डिफाइन करता है मिशन स्टेटमेंट। कौन सा? पहला तो बिजनेस की प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एग्जिस्टिंग रियल प्रेजेंट सिनेरियो में बिजनेस ने क्या उखाड़ा है मार्केट में वो बताओ, आपकी खासियत बताओ, आपने क्या क्या अचीव किया है वो बताओ। दूसरी बात, उसकी प्रेजेंट एक्टिविटीज, अभी वो क्या करता है मार्केट में, किस तरीके का प्रोडक्ट एंड सर्विस में डील करता है। देन कस्टमर फोकस, आपके कस्टमर कौन है, कस्टमर्स को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, किस तरीके से टारगेट करते हो, किस तरीके से उन्हें पोटेंशियल कस्टमर से अपना रेगुलर कस्टमर बनाते हो यानी कन्वर्ट करते हो। उसके बाद रोल इन सोसाइटी, सोसाइटी में आपका रोल क्या है, क्योंकि क्या होता है कि सोसाइटी के जो कलेक्टिव रिसोर्सेस होते हैं उन कलेक्टिव रिसोर्सेस को हम सोसाइटी से बोरो करते हैं, हमारे बिजनेस में लगाते हैं और वापस सोसाइटी को प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं। तो ये रोल होता है एक बिजनेस का। तो आप जिस सोसाइटी में बिजनेस करते हो उसमें आपका रोल किस तरीके का है, ये सारी बातें एक मिशन स्टेटमेंट बताता है, डिफाइन करता है। ठीक है दोस्तों, चलो कौन से 4 बातें डिफाइन करता है। नंबर 1 प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, नंबर 2 एक्टिविटीज, नंबर 3 कस्टमर फोकस और नंबर 4 रोल इन सोसाइटी। चलो एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो मैंने ब्रेक कर करके मिशन वाला पैराग्राफ आपके लिए पढ़ा। अब हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं। मिशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, यानी वो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। मिशन delineates the firm's business, its goals and ways to reach the goals. It explains the reason for the existence of the firm in the society. It is designed to help potential shareholders and investors understand the purpose of the firm. A mission statement helps identify what business the firm undertakes. It defines the present capabilities, activities, customer focus and role in the societies. अब यहाँ पर देखो, मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, प्रेजेंट एक्टिविटीज, प्रेजेंट कस्टमर फोकस एंड प्रेजेंट रोल इन द सोसाइटी, यानी आपका करंट में एग्जिस्टेंस किस तरीके का है वो बताता है। ठीक है, आ जाओ अब हम डिटेल में पढ़ते हैं मिशन को। मिशन में जो अभी यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपका शुरू हुआ है उसमें सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ मिशन। मिशन का मतलब क्या होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। लेकिन हमारा पूरा का पूरा फोकस क्या है, बिजनेस के ऊपर है, और इसीलिए हम ये कंसिडर करेंगे कि हम मिशन की जब बात करते हैं तब हम एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। मिशन का मतलब क्या होता है? अ मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन What business are we in and what we do? बिजनेस 2 बेसिक सवालों का जवाब देता है। क्या है भाई साहब, कौन से बेसिक क्वेश्चन है वो? सबसे पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम किस, हमारा बिजनेस क्या है, किस नेचर का बिजनेस है। और दूसरा सवाल क्या है हमारा, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं। ठीक है, ये 2 सवालों के जवाब मिशन स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। देन it has been observed that many firms fail to conceptualize and articulate the mission and business definition with the required clarity. Such firms are seen to fumble in the identification of opportunities and fail in formulating strategies to make use of opportunities. बहुत ही important point यहाँ पर बोला गया है। वो important point क्या है दोस्तों? एक important observation बताया गया है। क्या ऑब्जर्वेशन है वो? तो देखो, वो ऑब्जर्वेशन कहता है मित्रों, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ऐसा देखा गया है
कि जब हम मार्केट का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऐसा देखा गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है दैट मेनी फर्म्स फेल टू कॉन्सेप्चुअलाइज एंड आर्टिकुलेट मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन विथ रिक्वायर्ड क्लैरिटी। यानी आपका जो भी मिशन है और आपका जो भी बिजनेस डेफिनेशन है उसको क्लैरिटी के साथ डिफाइन करना चाहिए। लेकिन इन रियलिटी ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारी फर्म्स ऐसा करने में फेल हो जाती है। अब ये फेल्यूर टू डिफाइन द मिशन एंड बिजनेस क्लियरली, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो भाई साहब इम्पैक्ट देखो, सच फर्म्स आर सीन टू फंबल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी बिजनेस मैनेजर या बिजनेस ओनर के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो भाई साहब आप अपने बिजनेस के ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज सही तरीके से मार्केट में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट, एंड फेल इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजीज टू मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको पूरा हाईलाइट मारो यहां से लेकर। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मेनी फर्म्स फेल टू कॉन्सेप्चुअलाइज एंड आर्टिकुलेट मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन विथ क्लैरिटी। सच फर्म्स आर सीन टू फंबल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड फेल इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजीज टू मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब इसका सबसे ब्लेटेंट और रीसेंट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, कोविड-19 का पैंडेमिक। भाई साहब बहुत बुरा हुआ है, दुनिया में बहुत से लोगों की जान गई है, उसके बारे में मुझे कुछ भी कमेंट नहीं करना, इट इज़ अ सैड रियलिटी। लेकिन जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो इकोनॉमी के बहुत सारे सेक्टर्स में डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है, जहां पर बिजनेसेस बंद हो गए, बहुत सारा लॉस हुआ। लेकिन उसी समय में बहुत ज़्यादा बूम, बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में आ गई। तो जिनके दिमाग में क्लैरिटी थी, जो बहुत पहले से कंटेंट क्रिएशन में काम कर रहे थे, उनको अपनी आइडेंटिटी मिल गई। उनको कोविड-19 पैंडेमिक में कंटेंट क्रिएशन में सक्सेस मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग 3 महीना 4 महीना तक लॉकडाउन में थे, घर में बैठे थे, डिप्रेस्ड हो गए थे लोग बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय में इंटरनेट जिंदाबाद था, सस्ता इंटरनेट और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो जाए, चाहे वो यूट्यूब हो जाए, चाहे वो ओवरऑल इंटरनेट में अलग अलग वेबसाइट्स हो जाए, चाहे वो लिंक्डइन हो जाए, बहुत सारे यूज़र्स को सक्सेस मिला, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को सक्सेस मिला, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन खाली बैठी थी, घर में बैठी थी, काम कर रही थी, और उनके पास समय था, उनके पास इंटरनेट था, उनको दिमाग डाइवर्ट करके कंटेंट में उन्होंने लगाया। तो बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिला। लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिला जो पहले से वहाँ पे काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया कि भाई साहब कंटेंट क्रिएशन में बूम आने वाला है। उसी के साथ साथ जो होम डिलीवरी वाली कंपनीज थी उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ पैंडेमिक में, है ना। फार्मा इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ पैंडेमिक में, ऐसे बहुत सारे ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, फूड रेस्टोरेंट वालों को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते थे। जिसका भी प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन था, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके किचन में जिन्होंने अपना सेटअप किया था, उनका बिजनेस सही तरीके से चला है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस में डाउनफॉल भी हुआ पैंडेमिक में, और बहुत सारे बिजनेसेस में अपॉर्चुनिटी बढ़ी भी है। तो ये रीसेंट एग्जांपल है। तो ये वाला क्या बात बताता है आपको? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मेनी फर्म्स फेल टू कॉन्सेप्चुअलाइज एंड आर्टिकुलेट द मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन विद द रिक्वायर्ड क्लैरिटी। तो इसीलिए क्लैरिटी की ज़रूरत क्यों है? ताकि आप मार्केट में सही अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सको और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके अपने फ़ायदे में, अपने फेवर में उसको कन्वर्ट कर सको। ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको बनानी है। इसीलिए मिशन स्टेटमेंट और बिजनेस डेफिनेशन को एकदम क्लैरिटी के साथ आपको ड्राफ्ट करना चाहिए। आगे, firms working to manage their organization strategically cannot be lax in the matter of mission and business definition, as the two ideas are absolutely central to strategic planning। ठीक है दोस्तों, तो भाई साहब आप लैक्स यानी लिथार्जी यानी हलाली नहीं कर सकते। कौन से दो एस्पेक्ट है वो? इन दो एस्पेक्ट्स में आपको कभी भी, अगर आप बिजनेस करते हो तो हलाली नहीं करनी चाहिए। पहला, मिशन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करते वक्त और अपने बिजनेस को प्रॉपरली डिफाइन करते वक्त, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ने वाला है, सेंट्रली पड़ने वाला है आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, एकदम क्लैरिटी के साथ अपना मिशन का मीनिंग पता चल गया आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होगा आपका पॉइंट नंबर 2,
पेज नंबर है आपका 1.17। ये वाला जो पैराग्राफ्स है, दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट। व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन? भाई साहब क्यों जरूरी है? यहाँ पर तो आपको मीनिंग एंड ओवरव्यू पता चल गया कि जरूरी क्यों है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली पॉइंटर्स आपको बताए गए हैं कि इन मुद्दों की वजह से मिशन स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन या फिर मिशन स्टेटमेंट? पॉइंट नंबर 1, उसका जवाब सुनो। टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और वहां पर किसी के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि क्या काम करना है, तो एम्प्लॉय आएगा 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा जितनी उसकी शिफ्ट है वो आके कंपनी में बैठ जाएगा। अगर उसको कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, उसको कोई सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, उसको कोई टास्क अलोकेट नहीं कर रहा है, कोई कंपनी में विजन ही नहीं है, तो भाई साहब क्या करना है? बैठो वहाँ पे जाके, काम आया तो करो, नहीं तो फिर टाइम कार्ड पंच मार के घर पे चले जाओ। तो क्या होगा? मिशन स्टेटमेंट अगर आपके पास है, वो मिशन स्टेटमेंट टॉप लेवल मैनेजर्स बिजनेस लेवल मैनेजर्स को पास भेजता है। बिजनेस लेवल मैनेजर्स ऑपरेशनल लेवल वाले जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर्स होता है, स्टाफ होता है, उनको फिर प्रॉपरली गाइड करता है। जो बड़ा विजन होता है उसको छोटे छोटे गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेकअप किया जाता है और डेली बेसिस के ऊपर उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से अगर कंपनी में एक मिशन है, एक सेंस ऑफ मिशन है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है, तो आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें एक पर्पस होगा, उनमें एक कॉमन पर्पस होगा कि भाई साहब ये करना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगाना है, किस व्यक्ति को प्रमोशन देना है, किस व्यक्ति को डिमोशन देना है, किस व्यक्ति को काम से निकालना है, कौन से मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी मशीनरी स्क्रैप करके डाइवेस्टमेंट कर लेना है, ये सारे फाइनेंशियल डिसीजंस में आपको मदद करता है आपका मिशन स्टेटमेंट। क्योंकि आपके पास एक पैरामीटर है हर बार जजमेंट लेने के लिए कि भाई साहब ये मेरा मिशन है, इस मिशन को फुलफिल करने के लिए मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस है और कुछ सर्टन रिसोर्सेस मेरे पास है, तो इनमें से अवेलेबल ऑप्शंस में से बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे ढूंढना है। मेरे पास जो लिमिटेड फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस है, फिर उनको उन बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस में कंबाइन करके मुझे अपना ओवरऑल मिशन एंड विजन को अचीव करना है। पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या पता चलता है? टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को यूज करने के लिए मोटिवेशन मतलब सही तरीके से यूज करना है, रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करना है, अननेसेसरी एक्सेस पेमेंट नहीं करना है, एक्सेस खर्चा नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है उतना सेंसिबली ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करने का मोटिवेशन। पॉइंट नंबर 4, टू एस्टैब्लिश अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट टू सजेस्ट अ बिजनेस लाइक ऑपरेशन। यानी ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप होता है एक मिशन के साथ, क्योंकि रोज़ एम्प्लॉय आते हैं। अगर एंट्रेंस में एक आपका मिशन स्टेटमेंट सही तरीके से दिखा है तो वो रोज़ इम्पैक्ट डालेगा। जो ब्रांड लाइन होती है, जो इम्पैक्टफुल लाइंस होती है, उसको रोज़ अगर एम्प्लॉय देखते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, उनको काम करने की इच्छा होती है, वो और परफॉर्म करते हैं इस तरीके से। यानी आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डेवलप करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज who can identify with the organization's purpose and direction। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं कि भाई वो देखते रहते हैं, उनके पास टैलेंट होता है, वो देखते रहते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए सही रहेगी। तो ऐसे जो टैलेंटेड ह्यूमन बींग्स होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा ग्रो करने में मदद करा सकते हैं, उनको एक फोकल पॉइंट यानी ध्यान केंद्रित करने वाला मुद्दा उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, to facilitate the translation of objectives and goals into a work structure involving assignment of tasks to responsible elements within the organization। अब ये responsible elements मतलब man और मशीनरी, यानी असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स। जो मैनेजर होते हैं ना, उनको पता होता है कि टीम में कौन सा व्यक्ति काम करेगा, कौन सा व्यक्ति हलाल है, कौन सा व्यक्ति बहुत सारी गलतियां करेगा। उस हिसाब से वो क्या करेगा, अपने जब क्रिटिकल काम है तो अपने बेस्ट एम्प्लॉय को ही काम देगा। जहाँ पे चल सकता है डिले चल सकता है, थोड़ी गलतियाँ होगी, उसमें करेक्शंस कर लेंगे, ऐसे फिर धीरे धीरे टास्क एलोकेट होता है। लेकिन जो बेस्ट, जहाँ पर आपके पास गलती की या डिले करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, वहाँ पर अपने बेस्ट पॉसिबल यानी रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स को ही काम अलोकेट किया जाता है। देन टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस एंड
Translation of these purposes into goals in such a way that cost, time and performance parameters can be assessed and controlled. मिशन स्टेटमेंट एक आपको पैरामीटर्स देगा, कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आप सेट कर पाओगे, कितना कोई भी गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, कितना समय लगेगा, यानी पैसा कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, और जिन व्यक्तियों का आपने टास्क अलोकेट किया है उनके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, यानी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है या नहीं है, अबाउ द एवरेज परफॉर्मेंस, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, मॉडरेट परफॉर्मेंस, इस हिसाब से फिर आप अपने सारे पॉलिसी डिसीजंस ले पाओगे। तो भाई साहब ये जो मिशन स्टेटमेंट होता है आपका, वो इन बताए गए मुद्दों में आपको मदद करता है। पहला मुद्दा यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, दूसरा मुद्दा एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, तीसरा मुद्दा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को, चौथा मुद्दा एस्टैब्लिश अ जनरल टोन एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यानी वर्क कल्चर को डेवलप करने में मदद करता है, तीसरा फोकल पॉइंट, यानी इंपॉर्टेंट मुद्दे कौन से हैं उस पर फोकस करने के लिए हेल्प करता है, देन assignment of task to responsible elements and establishing cost, time and performance parameters for assessment and control। ये सारी बातें आपको मिशन स्टेटमेंट से मदद मिलती है। अब तीसरा पॉइंट हमें क्या पढ़ना है मिशन के बारे में, नेचर एंड स्कोप ऑफ मिशन स्टेटमेंट। ये आपका 3 लाइन का टॉपिक है। A company's mission statement is typically focused on its present business scope, who we are and what we do. Mission statements broadly describe an organization's present capabilities, customer focus, activities and business makeup. Nature and scope of mission statement. अब nature क्या है, मतलब क्या, nature का मतलब यहाँ पे ये वाला सवाल, who we are and what we do, ये मिशन स्टेटमेंट आपको बताएगा। उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेजेंट कैपेबिलिटीज है, प्रेजेंट कस्टमर फोकस है, प्रेजेंट एक्टिविटीज है एंड प्रेजेंट बिजनेस मेकअप, ये सारी बातें आपको मिशन स्टेटमेंट बताएगा। आ गई आपको बात समझ में? तो ये है आपका छोटो सा एकदम सिंपल टॉपिक। अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। प्रेजेंट बिजनेस स्कोप यानी क्या, हम कौन हैं और अभी हम मार्केट में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसी के साथ साथ प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस, एक्टिविटीज एंड बिजनेस मेकअप, ये 4 बातें आपको मिशन स्टेटमेंट में मिलती है। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है ऑफ मिशन स्टेटमेंट। उसमें सबसे पहला HDFC बैंक। HDFC बैंक हैज 2-fold मिशन, यानी उसके मिशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं। कौन से हैं वो देखो। फर्स्ट, टू बी द प्रिफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज फॉर टारगेट रिटेल एंड होलसेल कस्टमर सेगमेंट्स। द सेकंड इज टू अचीव हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट विथ द बैंक्स रिस्क एपेटाइट। तो यहां पर इन्होंने 2 बातें एक्सप्लेन की है अपने बारे में। वो 2 बातें क्या है? पहला मुद्दा भाई साहब, पहला तो है कि हमें प्रिफर्ड सर्विस प्रोवाइडर बनना है। प्रिफर्ड प्रोवाइडर बनना है, किसका प्रोवाइडर बनना है? बैंकिंग सर्विसेज फॉर टारगेट रिटेल एंड होलसेल कस्टमर सेगमेंट्स। यानी उन्होंने अपने कस्टमर फोकस को डिफाइन कर दिया। कस्टमर फोकस क्या है HDFC बैंक का? रिटेल एंड होलसेल कस्टमर्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड, दूसरा मुद्दा क्या आता है उनके मिशन स्टेटमेंट में? टू अचीव हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी। टू अचीव हेल्दी ग्रोथ, ग्रोथ उन्हें कहाँ पे अचीव करनी है? प्रॉफिटेबिलिटी में, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में, और बैंक का जो रिस्क एपेटाइट है उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ग्रोथ यानी प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी को टारगेट करिए। रिस्क लेने का जितना एपेटाइट है उसके बेसिस के ऊपर HDFC बैंक लिमिटेड अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को फोकस करना चाहती है। तो भाई साहब HDFC बैंक का मिशन स्टेटमेंट 2 बातें बताता है। क्या यहाँ पर क्या, हु वी आर एंड व्हाट वी डू। हु वी आर मतलब क्या? प्रिफर्ड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। व्हाट वी डू मतलब क्या? यहाँ पर सेकंड में प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंसिस्ट, यानी कौन सी सर्विस? बैंकिंग सर्विसेज। टारगेट कौन है उनका? रिटेल एंड होलसेल कस्टमर सेगमेंट्स। तो हु वी आर एंड व्हाट वी डू, ये यहाँ पर HDFC बैंक ने आपको एक्सप्लेन किया है। सेकंड एग्जांपल, LIC लिमिटेड मिशन। LIC लिमिटेड्स मिशन इज टू एंश्योर
ensure and enhance the quality of life of people through financial security by providing products and services of aspired attributes with competitive returns and by rendering resources for economic development। दो बातें यहाँ पर बताई गई है। कौन सी बातें भाई साहब? सबसे पहले तो हमें इंश्योर करना है एंड एनहांस करना है। क्या इंश्योर करना है? क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ एस्पायर्ड एट्रीब्यूट्स विद कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स। तो ये वाला आपका पहला एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो भाई साहब इनको इंश्योर करना है एंड इनको एनहांस करना है। इंश्योर करना है एंड एनहांस करना है। कौन सी बातें? यहाँ पे क्वालिटी ऑफ life of people through financial security by providing products and services of aspired attributes with competitive returns। ये पहला एस्पेक्ट हो गया मिशन स्टेटमेंट का। दूसरा एस्पेक्ट है आपका ये वाला, by rendering resources for economic development। यानी कस्टमर से जब प्रीमियम लेते हैं तो LIC लिमिटेड क्या करती है, कस्टमर को रिटर्न तो देना पड़ेगा जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। अब वो रिटर्न कैसे देंगी? तो LIC पब्लिक से प्रीमियम के तौर पर पैसा लेता है और मार्केट में इन्वेस्ट करता है। मार्केट में जब इन्वेस्ट करता है तो कुछ वेंचर्स में लॉस होता है, कुछ वेंचर्स में प्रॉफिट होता है। तो जहाँ से हमारा प्रॉफिट हुआ है LIC लिमिटेड में जो मेजर फंड इन्वेस्ट किया है, वहाँ से जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को LIC लिमिटेड कलेक्ट करता है और जब जब LIC की पॉलिसीज मैच्योर होती है उस प्रॉफिट के पोर्शन में से वो प्रिंसिपल प्लस मैच्योरिटी वैल्यू जो भी, यानी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू जो भी होगी उसकी, वो अपने कस्टमर्स को वापस देता है, यानी प्रोवाइड करता है। तो ऐसा करके इनका बिजनेस मॉडल क्या इंश्योर करता है? इंश्योर एंड एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, यानी LIC से जितने भी लोग जुड़ेंगे, जो भी LIC की पॉलिसी खरीदेंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें एनहांस करनी है एंड इंश्योर करनी है कि आपको LIC के साथ जुड़ने के बाद फ़ायदा ही होने वाला है। इंश्योर एंड एनहांस, ये दो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं इनके मिशन स्टेटमेंट में। इंश्योर यानी हम ये इंश्योर करेंगे कि आपको प्रॉफिट ही होगा। LIC के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। इंश्योर एंड एनहांस, ठीक है। उसके बाद रेंडरिंग रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक को भी फायदा पहुंचाना है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी भारत सरकार का जो ओवरऑल विजन होता है देश का, जो हर साल का कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कितने को मेंटेन करना है, ये सारी बातें LIC ने एक ही जगह पर टारगेट करके बता दिया कि भाई साहब हमारा मिशन क्या है, हम सोसाइटी में एग्जिस्ट क्यों करते हैं। देन एग्जाम्पल नंबर 3, एप्पल्स मिशन हैज बीन डिफाइंड एज to bring the best user experience to its customers through innovative hardware, software and services। एप्पल ने बता दिया हम 3 जगह पर काम करने वाले हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। ये 3 बातें हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने वाले हैं। और उन्होंने क्या कहा है? ब्रिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर्स थ्रू इनोवेटिव, यानी हम पुराना माल नहीं बेचेंगे, हर बार नया। तो आप देखोगे आईफोन 11, 12, 14, 15, 16 जितने भी आते जा रहे हैं, अब वो बात छोड़ दो कि प्रोडक्ट इनोवेटिव है या नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, हर साल नया फ़ोन डाल देते हैं, हर साल कुछ कैमरा में चेंजेस हो जाते हैं, हर साल सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, हर साल उनकी सर्विसेज में कोई चेंजेस हो जाते हैं, कोई नया एडिशन होता है, कोई डिलीशन होता है। तो ऐसे कोई ना कोई तो चेंजेस करते रहते हैं। अब उन छोटे मोटे चेंजेस को कई बार कंपनी इनोवेशन में डाल देती है और कई बार जेन्युइन इनोवेशंस होते हैं जो मार्केट में पूरी की तरह एकदम मार्केट को बदल के रख देते हैं। तो ये मिक्स बैग है, ठीक है। कोई भी 100% कंपनी ऐसा कह नहीं सकती कि भाई हमारा हर प्रोडक्ट इनोवेटिव है, इनोवेटिव नहीं होगा, मिक्स बैग होता है। कभी इनोवेशन होता है, कभी थोड़े बहुत चेंजेस करके वो चेंजेस को, इंक्रीमेंटल चेंजेस को भी लोग इनोवेशन कह देते हैं। अब वो उनकी ज़रूरत है बिजनेस की, उनको उस तरीके से पोर्ट्रे करना पड़ता है। लेकिन हमें क्या समझना है एज अ स्टूडेंट, रियलिटी प्लस किस तरीके से आपको मोटिवेट करना है अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि आपका बिजनेस साल दर साल चलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 3 अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं मिशन स्टेटमेंट के बारे में। अब आगे देखो 5वां पॉइंट, की पॉइंट्स टू कंसिडर व्हाइल ड्राफ्टिंग द मिशन स्टेटमेंट्स। पहला पॉइंट क्या है भाई साहब? मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट द फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज परसीव्ड बाय द सीनियर मैनेजर्स, यानी जो
टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनकी क्या आइडियोलॉजी है, उनकी क्या फिलोसॉफी है, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी मिशन स्टेटमेंट में। दूसरा, अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग। अब यहाँ पर क्वालिटीज बताई गई है मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। प्रिसाइज होना चाहिए, वो क्लियर कट लैंग्वेज होनी चाहिए, फिजिबल यानी अचीवेबल होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए यानी आपके कॉम्पिटिटर से कुछ अलग आपको बताना है, देन मोटिवेटिंग होना चाहिए, आपका विजन स्टेटमेंट सुन के लोगों को उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, मोटिवेट होना, हाँ यार ये अचीव कर सकते हैं, ये अगर हमारे लाइफ में आ गया तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, बहुत बढ़िया काम होगा, ऐसा लोगों को लगना चाहिए, ठीक है। देन फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल फॉर राइटिंग अ मिशन ऑफ अ कंपनी। अब कौन से पॉइंट्स है वो देखो। यहां पर क्या हो गया है कि इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम हो गया, तो आपका जो पॉइंट नंबर 1 है ना वो एक्चुअली यहाँ से शुरू हो गया है। अब ये फॉलोइंग पॉइंट्स वाले को जो है ना आप कट करके रख दो फिलहाल, ये अपने कोई काम का नहीं है। नीचे बताए गए पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है लेकिन पहला पॉइंट आपका यहीं पे शुरू हो जाता है। पहला पॉइंट क्या है, की पॉइंट, मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट फिलोसॉफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी। हमेशा आपके विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, आपका ब्रांडिंग ऐसा होना चाहिए कि मार्केट में और कस्टमर के दिमाग में, परसेप्शन में आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिक एग्जिस्टेंस, एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। वन ऑफ द रोल्स ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट इज टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी, business emphasis and path for development, one that typically sets it apart from other similarly positioned companies। मार्केट में बहुत सारी मोबाइल कंपनीज है लेकिन कुछ टिपिकल कंपनीज है, जैसे सैमसंग हो गया, जैसे एप्पल हो गया, जैसे चाइनीज़ कंपनीज हो गई, जैसे शाओमी हो गई, जैसे एमआई हो गई, इनका एक यूनिक एग्जिस्टेंस है, ठीक है। उस तरीके से आपकी स्पेशल आइडेंटिटी आपको क्राफ्ट करनी है वाया योर मिशन स्टेटमेंट्स। देन डिफाइन स्कोप ऑफ बिजनेस। A company's business is defined by what needs it is trying to satisfy. A company's business is defined by what needs it is trying to satisfy, which customer groups it is targeting and the technologies and competencies it uses and the activities it performs। यानी आपका जो बिजनेस स्कोप है उसको आपको डिफाइन करना है। उसमें कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना है कि भाई साहब आप किस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। देन विच कस्टमर ग्रुप्स इट इज टारगेटिंग, आपके कस्टमर मार्केट में कौन है वो क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। देन आप किस तरीके का टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो एंड आपकी कौन सी कॉम्पिटेंसीज है जो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाली है। ये सारी बातें आपको कोशिश करनी है कि आपके मिशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होते चले जाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, गुड मिशन स्टेटमेंट्स आर यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप्ड। चैट जीपीटी वाले यूज़ आप कर सकते हो लेकिन आपको वो चैट जीपीटी में जाके क्राफ्ट करना पड़ेगा। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है उसको प्रॉपरली दो, उसको बताओ कि भाई साहब ये पैरामीटर्स यूज़ करके एक अच्छा खासा मेरे लिए मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करके दे। और ड्राफ्ट करते समय ये ध्यान में रखने का कि भाई साहब एग्जिस्टिंग इधर उधर से, क्योंकि क्या होता है चैट जीपीटी के पास जितना एग्जिस्टिंग डेटा है उसी डेटा को वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या कि एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट के ऊपर जितना भी मटेरियल रिलेटिंग टू मिशन स्टेटमेंट होगा वो अपने डेटाबेस में छानबीन करेगा, उसका लॉजिक इंजन जो होगा वो उस हिसाब से फिर आपके सामने मिशन स्टेटमेंट देने वाला है। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि भाई साहब आपका मिशन स्टेटमेंट यूनिक हो, चाहे आप एआई टूल्स यूज़ करो या ना करो वो आपके ऊपर है। चलो ये बातें आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई। की पॉइंट्स टू कंसिडर वाइल ड्राफ्टिंग, कौन सी, मिशन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट ओन स्पेशल आइडेंटिटी, डिफाइन स्कोप ऑफ बिजनेस एंड गुड मिशन स्टेटमेंट्स आर यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या आता है, रोल ऑफ थॉट लीडर्स इन क्लैरिफाइंग मिशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मार्केट का डेटा, थॉट लीडर्स यानी जो बिजनेस के बारे में बुक्स लिखते हैं, जो बिजनेस के बारे में रिसर्च करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनका एक पर्सपेक्टिव आपको इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। द वेल नोन, उनका सवाल क्या है,
व्हाट इज आवर मिशन एंड व्हाट बिजनेस आर वी इन। तो यहाँ पर जितना भी डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन इन दो सवालों के ऊपर बेस्ड है। व्हाट इज आवर मिशन, बिजनेस एग्जिस्ट क्यों करता है, हमारा मिशन क्या है, हम मार्केट में क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं वो बात। एंड व्हाट बिजनेसेस आर वी इन, हमारा प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, हमारे कस्टमर कौन है, हमारा मार्केट क्या है, हमारा फोकस क्या है, ये सारी बातें। द वेल नोन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स Peter Drucker and Theodore Levitt were among the first to agitate this issue through their writings. They emphasized that as the first step in the business planning endeavor, every business firm must clarify the corporate mission and define accurately the business the firm is engaged in. They also explained that towards facilitating this task, the firm should raise and answer certain basic questions concerning its business such as। तो भाई साहब दो आदमी लोग हमारे थे, दो भाई लोग थे, पहला था पीटर ड्रकर एंड दूसरा था थियोडोर लेविट। उनके दिमाग में एक बात आई कि भाई साहब एक इशू है विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेसेस। क्या इशू है, जो भी बिजनेसेस है उन्होंने क्लैरिटी के साथ अपना कॉर्पोरेट मिशन लिखना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए एक्यूरेटली कि भाई साहब आप कौन से बिजनेस में काम करते हो, आपका मिशन क्या है एंड आप किस तरीके का एग्जिस्टेंस अपने बिजनेस के लिए क्राफ्ट करना चाहते हो। इन दो सवालों से इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको इन सारे सवालों को कंसिडर करना पड़ेगा। यानी जो भी बिजनेसमैन है, जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं बिजनेस के लिए, उनको ये सवाल उन लोगों के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से सवाल, व्हाट इज आवर मिशन, व्हाट इज आवर अल्टीमेट पर्पस, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी सीक, व्हाट बिजनेस आर वी इन, डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस करेक्टली एंड डिफाइन इट एक्यूरेटली इन इट्स ब्रॉडेस्ट कनोटेशन, हुम डू वी इंटेंड टू सर्व, यानी कस्टमर कौन से हमारे, व्हाट ह्यूमन नीड डू वी इंटेंड टू सर्व थ्रू आवर ऑफर। इसका मतलब भाई साहब हम कौन सी डिमांड को फुलफिल करने वाले, प्रोडक्ट है या सर्विस है, ठीक है। देन व्हाट ब्रिंग्स अस टू दिस पर्टिकुलर बिजनेस, हम इस बिजनेस में क्यों आए, हमारे पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, हमारे पास ऐसी कौन सी खासियत है कि हमें लगा हम ये बिजनेस कर सकते हैं, क्या ये बिजनेस करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है या नहीं है, ये सारी बातें आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ दिस बिजनेस इन द फ्यूचर, आज के लिए तो ठीक है, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है वो सारी बातें। इन व्हाट बिजनेस वुड वी लाइक टू बी इन द फ्यूचर, क्या फ्यूचर में हम केवल एक ही बिजनेस में तक सीमित रहेंगे या हम एक्सपांड करेंगे या हम डाइवर्सिफाई करेंगे, ये सारी बातें। तो भाई साहब ये जितने भी सवाल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पीटर भाई साहब और थियोडोर भाई साहब ने रेज किए हैं बिजनेस हाउसेस के सामने, ठीक है। देन at the time these two experts raised this issue, the business managers of the world did not fully appreciate the importance of these questions. Those were the days when business management was still a relatively simple process, even in industrially advanced countries like the US। तो भाई साहब जब इन अपने दो भाई पीटर भाई और थियोडोर भाई ने ये सवाल रेस किए, यानी जो बिजनेस कर रहे थे उन लोगों के सामने ये सवाल रखे, तो उनको इग्नोर कर दिया गया। उनको कहा कि भाई यार तू ये एकेडमिक ये फालतू की किताबी बातें लेके मेरे पास मत आ, ठीक है, ऐसा उनको कहा गया है। क्योंकि क्या होता है, किताब लिखने वाला तो भाई बहुत डिटेल में सोच विचार करके लिख सकता है, लेकिन रियल लाइफ में इतना सारा सोचने का समय शायद ना हो। डेली बेसिस पर हमें बिजनेस ऑपरेशंस को रन करना पड़ता है, डेली बेसिस के ऊपर इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो ये शांति से बैठ के हाथ में पेपर पेन पेंसिल इंटरनेट लेके आज के ज़माने में हम बैठे हैं, बहुत स्ट्रैटेजिकली सोच रहे, प्लानिंग एकदम ट्रिमेंडस कर रहे हैं, लेकिन वो प्लानिंग एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जो एक्चुअल बिजनेसमैन थे, ये थियोडोर और अपना थियोडोर लेविट है ना, हाँ थियोडोर भाई साहब और पीटर भाई को बोले भाई तुम अपना काम करो, बिजनेस हमको करने दो, तो उनको इग्नोर कर दिया गया। लेकिन ये सारे के सारे सवाल एकदम लेजिट है, एप्लीकेबल है बिजनेस में, और आज के समय में हर एक बिजनेस इन सवालों को सीरियसली लेता है। ऐसा आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की गई है। अब भाई साहब हम अपना आगे बढ़ते हैं और 7वां मुद्दा मिशन के बारे में हमें पढ़ना है। मिशन एज अ विजुअलाइजेशन ऑफ द फ्यूचर, यानी मिशन जो है ना वो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर विजुअलाइज करने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 1, मिशन एज अ ग्रैंड विजन ऑफ द फ्यूचर। ग्रैंड विजन आपका क्या है भाई साहब, आप सोचो
इमेजिन करो और उसको शब्दों में अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ लिखो और अपने बिजनेस को डिफाइन करो। द कॉर्पोरेट मिशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द फर्म। आपकी ग्रोथ एम्बिशन क्या, आप क्या बनना चाहते हो, ये बात मुझे बताओ। ठीक है, आप देखोगे बहुत ही कॉमन, बहुत ही एकदम कॉमन सवाल आपके दिमाग में जब भी पर्सनल इंटरव्यू या एचआर इंटरव्यू का आता है तो वो एक सवाल आता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, यानी वो आपके खुद के बारे में आपको ग्रैंड विजन पूछता है वो एचआर वाला कि भाई साहब तेरे 5 साल का प्लानिंग बता। क्योंकि एचआर का तो एक ही मुद्दा होता है कि उसको एक ही बात देखनी होती है, ये मेरे कंपनी में कितने साल टिकेगा, इसका ग्रैंड विजन क्या है। उस हिसाब से ही वो लोग आपको ये सवाल पूछते हैं कि क्योंकि क्या होता है, एचआर वालों का एक ही मुद्दा होता है, जब मैं हायर करूंगा किसी व्यक्ति को वो कम से कम 3 4 5 साल के लिए तो मेरे साथ काम करे। क्योंकि बार बार रीहायरिंग प्रोसेस को इनिशिएट करना बहुत कॉस्टली होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमें क्या लगता है एचआर वाले बैठे हैं काम करेंगे, ऐसा नहीं। कंपनी के रिसोर्सेस हमेशा खर्चा करने पड़ते हैं जब भी एचआर हायरिंग साइकिल को इनिशिएट करता है। हायरिंग साइकिल को इनिशिएट करना मतलब क्या भाई साहब, आपके जो एचआर मैनेजर्स होते हैं, जो एचआर वाले स्टाफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, एक कैंडिडेट का प्रोफाइलिंग करेंगे। प्रोफाइलिंग करेंगे मतलब क्या, सबसे पहले तो पब्लिक में मैसेज डालेंगे कि ये पर्टिकुलर वैकेंसी है, अपना रेज्यूमे हमें इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे भेजो। बहुत सारे रेज्यूमे आएंगे, तो आप क्या कर रहे हो, जिन लोगों को आपने एचआर डिपार्टमेंट में काम में लगाया है, अब वो सारे रेज्यूमेस को देखेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। फिर शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद कम्युनिकेट करेंगे कि आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ये आपकी इंटरव्यू की डेट है, क्या आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। फिर उसका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, सवाल जवाब होंगे। फिर आपका पहला टेलीफोनिक हो सकता है, दूसरा टेक्निकल राउंड हो सकता है, तीसरा एचआर राउंड हो सकता है, फिर चौथा अगर फिर भी उनको लगता है कि नहीं यार ये कैंडिडेट के साथ और कुछ बात होनी चाहिए तो एक और एक्स्ट्रा राउंड भी लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट 1 से लेकर ईमेल जनरेशन से लेकर पर्सनल इंटरव्यूज़, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, वीडियो इंटरव्यूज़ यानी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में या फिर आपके जूम कॉल्स के ऊपर वीडियो कॉल इंटरव्यू, इन सारे चीज़ों का कंपनी को खर्चा लगता है। तो हर बार इतनी लंबी लंबी साइकिल को इनिशिएट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो वो क्या करते हैं, आपको एक कैंडिडेट का खुद का उनका ग्रैंड विजन, भाई तेरा विजन बता, 5 साल में खुद को कहाँ देखता हो। बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं ना वो नॉन सीरियस नेचर से आंसर देते हैं मुझे, वो फिर अगर उनको सही जवाब नहीं मिला एचआर वालों तो हो भी सकता है कि भाई साहब आपको रिजेक्ट कर दे। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो वेल प्रिपेयर्ड आते हैं, उनके दिमाग में क्लैरिटी होती है, वो क्लैरिटी प्रॉपरली उस एचआर को ट्रांसमिट की जाती है, उनको वही जवाब दिया जाता है जो एचआर को सुनना है, और तब जाके आपका जॉब सिक्योरिटी फाइनलाइज हो सकती है एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में। सिमिलरली यहाँ पर जो आपका मिशन स्टेटमेंट होता है वो कंपनी का एक ग्रैंड विजन होता है। The corporate mission is an expression of the growth ambition of the firm. It is in fact the firm's future visualized, यानी आप फ्यूचर को विजुअलाइज करते हो कि हाँ ये मुझे अचीव करना है। जो भी चीज़ हमारे दिमाग में विजुअलाइज नहीं हो सकती उस चीज़ को हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमें दिख ही नहीं रहा उसको हम अचीव कैसे करेंगे। करेक्ट, लॉजिकल बात है ना। जो हमारे दिलो दिमाग में उसकी कोई इमेज ही नहीं है, कुछ हमें पता ही नहीं है कि उसका नेचर क्या है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसका शेप क्या है, उसका क्या किस तरीके का है, तो हम अचीव क्या करेंगे। करेक्ट, तो इसीलिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। It provides a dramatic picture of what the company wants to become. It is the corporation's dream crystallized. It is a colorful sketch of how the firm wants its future to look, irrespective of its current position. In other words, the mission is a grand design of the firm's future. यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, जो मोटिवेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बातें हैं ना, वो सारी की सारी बातें भाई साहब यहाँ पर बताई गई है। क्या बोला गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, तुमको जो अचीव करना है, तुम्हें अपने ज़िंदगी में जो चाहिए, पहले उसको देखो कि रियल वर्ल्ड में वो है या नहीं। अगर है, पॉसिबल है, तो वो विजुअलाइज करो। उसको विजुअलाइज करने के बाद उसको क्रिस्टलाइज करो, उसको सर्टन फॉर्म प्रोवाइड करो, और फिर प्लानिंग करो, फिर अपनी पूरी एनर्जीज उस डायरेक्शन में लगाओ, ताकि आपने जो विजुअलाइजेशन किया है उसको आप इस रियल दुनिया में लेके आ सको।
जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सर्विसेज है, इस दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करता है जिसका सर्टन शेप है, जो मैनमेड है, मैनमेड जब हमारे दिमाग में साइंटिस्ट ने, मैन्युफैक्चरर्स ने, सर्विस प्रोवाइडर्स ने उसको विजुअलाइज किया, कस्टमर्स ने अपनी डिमांड को विजुअलाइज किया, तब जाके प्रोडक्ट और सर्विस उस सर्टन फॉर्म में हमें आज मिलती है। इंटरनेट को किसी ने विजुअलाइज किया, डिमांड क्या थी मार्केट में, कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन हमें एक जगह से दूसरी जगह करना है। पुराने समय में क्या होता था, हमारे पास ऐसा कोई फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क नहीं था, कम्युनिकेट करे तो करे कैसे, या तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करो या फिर चिट्ठी लिख के, पत्ते के ऊपर लिख के, भाई साहब कबूतर के साथ भेजो, किसी मैसेंजर के साथ भेजो, फिर वो घोड़े पे बैठेगा, मैसेंजर पहुंचेगा, फिर कोई पढ़ेगा, फिर बहुत लंबा टाइम। फिर हमारे दिमाग में धीरे धीरे आया भाई साहब नहीं, फास्ट मीन्स होनी चाहिए। फिर आपका आया टेलीग्राम, आया आपकी तार आई, आपका पोस्टेज आया, फिजिकल फॉर्मेट्स। फिर जैसे जैसे इंटरनेट आगे बढ़ा, फिर एप्लीकेशंस आ गई, व्हाट्सएप आ गया, टेलीग्राम आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, डीएम्स आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो क्या हुआ, मार्केट में जो कम्युनिकेशन की अर्ज है, जो कम्युनिकेशन की नीड है, उसको लोगों ने विजुअलाइज किया। विजुअलाइज करने के बाद हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से प्लेटफॉर्म बनाए, टेक्नोलॉजी बनाई, पूरा का पूरा एपरेटस जो है उसको विजुअलाइज किया कि नेटवर्क काम कैसे करेगा। में एक रिसीवर है, बीच में ट्रांसमिशन लाइन्स है, फिर एक सेंडर है, ट्रांसमिशन लाइन्स है, और एक रिसीवर है। तो फिर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसका इंक्रिप्शन कैसे होगा, साइबर सिक्योरिटी कैसे होगी, सारा का सारा जब तक लोगों ने इमेजिन नहीं किया वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई। तो भाई साहब पहली स्टेप विजुअलाइज करो, उस विजुअलाइजेशन को एकदम क्लियर कट क्रिस्टलाइज फॉर्म में देखो, तब जाके आप अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट, मिशन एज अ ग्रैंड विजन ऑफ द फ्यूचर। The corporate mission is an expression of the growth ambition of the firm. It is, in fact, the firm's future visualized. It provides a dramatic picture of what the company wants to become. It is the corporation's dream crystallized. It is a colorful sketch of how a firm wants its future to look, irrespective of its current position. आज आपकी हालत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये डिसाइड नहीं कर सकती कि आपका फ्यूचर कैसे होगा। आपके पास वो शक्ति है, वो कैपेसिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग कि आप अपने फ्यूचर को अपने हिसाब से बना सको, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ विजुअलाइज करने से फ्यूचर नहीं बनता है, विजुअलाइज करने के बाद उस विजुअलाइजेशन को अचीव करने के लिए सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, द मिशन इज अ ग्रैंड डिजाइन ऑफ द फर्म्स फ्यूचर। तो ये जितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले वीडियोस है, बुक्स है, ये आपको वो एकदम हाईली मोटिवेट कर देते हैं। विजुअलाइज करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करो आपके लाइफ में जो चाहिए, पैसा अट्रैक्ट करो, लव अट्रैक्ट करो, अफेक्शन अट्रैक्ट करो। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट वहां पर मिसिंग होता है। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये पहली स्टेप है ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो सके, आपके दिमाग में वो विजुअलाइजेशन तैयार हो सके। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके आप अपने दिमाग में क्लैरिटी ला लो, उसके बाद का पॉइंट होता है भाई साहब रियल वर्ल्ड में उसको कन्वर्ट कैसे करोगे। जो विजुअलाइजेशन है उसको रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कैसे करोगे, ये पॉइंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी कोचेस है, जितने भी वीडियोस है, जितने भी बुक्स है, इन जनरल थोड़ा बहुत मिसिंग या उस सेगमेंट में उतनी क्लैरिटी वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पॉइंट नंबर 2 क्या है मिशन के बारे में? मिशन एज अ जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में एग्जिस्ट क्यों करती है, उसका एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन, एक रीजन बताता है मिशन। क्या है देखो वो, मिशन एम्प्लीफाइज what brings the firm to this business or why it is there, what existence it seeks and what purpose it seeks to achieve as a business firm. In other words, the mission serves as a justification for the firm's very presence and existence. It legitimizes the firm's presence. यानी बिना रीजन के कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें, चाहे वो एनिमेट थिंग्स हो या इन एनिमेट यानी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो या फिर इनटेंजिबल चीज़ें हो, जैसे कि एनर्जी है, वो कोई ना कोई तो रीज़न होता है। चाहे वो हमें ऐसे लग सकता है कि हमें रीज़न पता नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लग सकता है कि कोई चीज़ निरर्थक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है।
वो हमें पता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये सत्य है जीवन का। तो दूसरा पॉइंट आपको मिशन स्टेटमेंट के बारे में क्या पता चला, ग्रैंड विजुअलाइजेशन ऑफ द फ्यूचर, मिशन एज अ जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है वो उसको रीजनिंग बताता है। पॉइंट नंबर 3, नीड फॉर मार्केटिंग ओरिएंटेड मिशन डेफिनेशन, आपका जो मिशन है, जो आप मिशन डिफाइन करोगे वो मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी लोगों को समझ में आना चाहिए। आप जिस मार्केट में सर्व करते हो उस मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए उस तरीके से आपको अपना मिशन स्टेटमेंट डिजाइन करना है, डिफाइन करना है। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आस्क एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट बिजनेसेस आर वी इन, हम कौन से बिजनेस में हैं, एंड गेट द करेक्ट एंड मीनिंगफुल आंसर। यहाँ पे हर बार सवाल क्यों पूछ रहे हैं हमारे पीटर भाई साहब, क्योंकि जब आप सही सवाल पूछोगे तब जाके आपको सही जवाब मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती। अगर आप गलत जगह पे गलत सवाल पूछोगे तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। आप एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आप सवाल कुछ और पूछोगे, जवाब कुछ और दोगे, अनक्लैरिटी के साथ जवाब दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिमिलर सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई होता है। According to Peter Drucker, every organization must ask an important question, what business are we in, and get the correct and meaningful answer. The answer should have marketing or external perspective and should not be restated to the production or generic activities of the business. The table given below will clarify and highlight the importance of external perspective. यानी लोगों को भी समझना चाहिए भाई साहब, सिर्फ अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में समझ गया यानी बहुत सही मिशन स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट भी वो लोगों को समझना चाहिए, और एक्सटर्नल जो मार्केट में लोग, मेरे जैसे लोग हैं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता, लेकिन जब मैं आपको कुछ पढ़ाता हूँ, कोई किसी का मिशन स्टेटमेंट में आपको बताता हूँ, जैसे हमने LIC के देखे, हमने एप्पल का देखा है, HDFC बैंक का देखा, तो हमें समझ में आता है कि उनका मेन मोटिव क्या है, उनके बिजनेस क्या है, वो किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करते हैं, सारी बातें हमें क्लैरिटी के साथ समझ में आती है। अब ये टेबल देखो क्या सवाल पूछा है, व्हाट बिजनेस आर वी इन, आपको एक इलिस्ट्रेशन दिया है यहाँ पर। कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल। प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर, अब इस सवाल के दो पर्सपेक्टिव से आंसर देना है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड आंसर एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर। तो इंडियन ऑयल का इस सवाल का जो जवाब है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड जवाब क्या है, वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलिन प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर क्या है, वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी। उन्होंने क्या फोकस किया है, एनर्जी के ऊपर। हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कैसी है, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। ये मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर हुआ। देन इंडियन रेलवेज, वी रन रेल रोड। मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर क्या हो गया, वी ऑफर अ ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। इंडियन रेलवेज जो है वो आपको एक सर्टन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है, लॉजिस्टिक सिस्टम प्रोवाइड करती है। उस लॉजिस्टिक से दो चीज़ों को हम अचीव करते हैं, पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। देन लैक्मे, इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स। फैक्ट्री में तो हम उसको जो प्रोडक्ट है वो उसी तरीके से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ट्रीट करते हैं, लेकिन मार्केट में इन रिटेल आउटलेट वी सेल होप। अब ये जो लैक्मी है, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, फेयर स्किन होने के लिए प्रोडक्ट है, अच्छा दिखने के लिए प्रोडक्ट है, स्किन बेसिकली स्किन केयर, पर्सनल केयर, जो आपके कॉस्मेटिक जो आपके लुक्स को, आपके एक्सपीरियंस को एनहांस करता है, यानी क्या, वी सेल होप। हम लोगों को होप देते हैं कि भाई तू भी अच्छा दिख सकता है, तू भी अच्छी दिख सकती है, तू हीरो लगता है, तू हीरो लगती है, ये होप, ताकि अटेंशन मिल सके, लोग मेरी तारीफ करें और मुझे फिर अच्छा लगे। तो ये इस तरीके से प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर एंड मार्केट ओरिएंटेड आंसर, ये दोनों पर्सपेक्टिव आपके मिशन स्टेटमेंट में आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारा मिशन वाला जो पोर्शन है वो होता है कंप्लीट। उस मिशन वाले पोर्शन में हम लोगों ने कुल मिलाकर 7 मुद्दे पढ़े हैं। कौन से पॉइंट पढ़े, मैं एक बार आपको शॉर्ट समरी बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने मिशन की डेफिनेशन एंड मीनिंग समझा। कंटिन्यूएशन में नीचे जब हम लोग आए तो यहाँ पर भी हमें एक्सटेंडेड वर्जन मिला मीनिंग ऑफ मिशन का,
पहला पॉइंट हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मिशन। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसमें इतने सारे मुद्दे हमें पता चले। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा नेचर एंड स्कोप ऑफ मिशन स्टेटमेंट। चौथा टॉपिक हमने देखा एग्जाम्पल्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, जिसमें हम लोगों ने HDFC, LIC और एप्पल के मिशन स्टेटमेंट देखे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई उसका डिटेल में डिस्कशन किया। पांचवा टॉपिक हमने देखा की पॉइंट्स टू कंसिडर वाइल ड्राफ्टिंग द मिशन स्टेटमेंट। अगर कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी ओनर, कोई भी मैनेजर अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिशन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करता है तो कुछ की पॉइंट्स है, उनको ध्यान में आपको 100% रख के अपना फिर मिशन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना है। वो पॉइंट्स हमने देखे। टॉपिक नंबर 6 में हमने देखा रोल ऑफ थॉट लीडर्स इन क्लैरिफाइंग मिशन। अब यहाँ पर हमने देखा पीटर भाई और थियोडोर लेविट भाई ने सही तरीके से बिजनेस वालों को मिशन स्टेटमेंट का महत्व, इंपॉर्टेंस समझाया, ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और सबसे आखिरी में टॉपिक नंबर 7 में हमने देखा मिशन एज अ विजुअलाइजेशन ऑफ द फ्यूचर, यानी जहां पर जो चीज आपको अचीव करनी है पहले तो अपने दिलो दिमाग में क्लैरिटी लेके आओ। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, क्रिस्टलाइज नहीं होगा, तब तक आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मिशन के बारे में हम लोगों ने 7 मुद्दे पढ़े हैं। ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट का अगला कंपोनेंट, जो है आपका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।